Hey guys, hi. So, in the last classes, what we have done so far is basically we have understood कि we can break down glucose by multiple steps और इस multiple steps से हमें at the end ATP मिलेगा which is our energy carrier जिसके अंदर हम एनर्जी कैरी कर सकते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है तो प्लांट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। तो प्लांट की ऑक्सीजन की नीड्स को अपने आप कैसे मैनेज होता है ये भी हमने समझा कि चलो प्लांट के ऑर्गन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो उस वजह से कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है, प्लांट को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए भी नहीं क्योंकि वो खुद भी प्रोड्यूस करता है और उसके बहुत सारे टिश्यू डेड भी हैं, उसको मूव भी नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके के कई रीजंस की वजह से प्लांट्स का ऑक्सीजन का इनटेक का नीड ही कम है, विच इज़ वाई इट डज नॉट नीड एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। इस क्लास में वी स्टार्ट द एक्चुअल सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दैट मीन्स अब ग्लूकोज को जो हमें तोड़ने का काम मिला है उसको तोड़ेंगे तो भाई कैसे तोड़ेंगे, राइट? सो वी स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल्यूलर रेस्पिरेशन विच इज ग्लाइकोलिसिस। अब आपको एक चीज़ ग्लाइकोलिसिस के बारे में समझनी है। दैट बेसिक आइडिया क्या है ग्लाइकोलिसिस का? द बेसिक आइडिया इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विच इज 6 कार्बन विल चेंज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट आएगा एंड में और ये पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब एट द सेम टाइम हमने ओवरव्यू ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ये देख लिया है कि जब ऐसा होता है तो साथ में मुझे मिलता है 2NADH जो कि एनर्जी कैरियर है एंड साथ में टोटल 2 ATP, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू टेक एंड अंडरस्टैंड इन डिटेल कि ये जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है। ओके, दिस मच इज क्लियर। अब देखो, आप चाहो तो हर एक 10 स्टेप्स के एंजाइम्स, इनपुट्स, आउटपुट्स सब कुछ समझ सकते हो, बट इस लेवल पे हमें समझना क्या है? हमें प्राइमरीली 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहली चीज़ क्या है कि हमारा कार्बन किस स्टेज पे कितना है। टोटल आपको 10 रिएक्शन दिखने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस में। हर एक स्टेप में आपको सबसे पहली चीज़ जो समझनी होती है वो नंबर ऑफ कार्बन। फिर आपको समझना है कि ये NADH कहाँ बना और ATP कहाँ बना। हमारी 3 प्राइमरी नीड्स यहाँ पे ये है, ठीक है। देखो, हर एक रिएक्शन में देयर वुड बी एन एंजाइम इन्वॉल्व। आप चाहो तो 10 रिएक्शंस के एंजाइम याद रख सकते हो बट कोई ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू स्टिक टू द एंजाइम्स दैट आर देयर इन द NCERT, ठीक है। अब अगर ये क्लियर है तो फिर लेट्स नॉट वेट फर्दर, लेट्स क्विकली गो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन, ठीक है। अब हम रिएक्शन शुरू कैसे करेंगे? हाउ आर वी स्टार्टिंग द रिएक्शन? तो वी आर स्टार्टिंग द रिएक्शन विथ द 6 कार्बन कंपाउंड विच इज ग्लूकोज। हम 6 कार्बन कंपाउंड जो कि ग्लूकोज है वहां से कहानी शुरू करेंगे। सो ग्लूकोज इज फर्स्ट चेंज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ज़रूरत क्या है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने की? और मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज इज चेंज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? अब आप देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ कार्बन्स लिखे हैं। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा अभी हमारा ध्यान नहीं होगा, वो हमने बायोमोलिक्यूल्स में ऑलरेडी देख लिया। यहाँ हमारा फोकस होगा जस्ट ऑन कार्बन, ATP एंड NADH, ठीक। अब ग्लूकोज में 6 कार्बन है, मैंने 6th कार्बन पे एक फॉस्फेट लगाया, दैट इज वाई ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ऐसा हम कर ही क्यों रहे हैं? वाई आर वी डूइंग दिस? बेटा इसका एक लॉजिक है। देखो, ग्लूकोज इज गोइंग टू बी द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आपके सेल में ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ग्लूकोज को ले जाने के लिए। अगर आपको याद होगा तो बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ते हो GLUT4 इज वन ऑफ द ट्रांसपोर्टर। कई ट्रांसपोर्टर्स में से एक होता है GLUT4, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्टर जब ग्लूकोज को अंदर लेकर आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं गलती से ग्लूकोज डिफ्यूज होके बाहर चले जाए? तो हम ट्रांसपोर्टर की रिसेप्टिविटी या ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट होने की एबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। कैसे? उसके कंपाउंड में ही फंडामेंटल चेंज कर देते हैं। तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से में कन्वर्ट करके हमने इंश्योर किया कि एक बार ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया तो अब आगे ग्लाइकोलिसिस ही करेगा, उसका इस्तेमाल ही होगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ से आ रहा है एक तरफ से जा रहा है, ठीक है। तो इस सेंस से हम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डालते हैं, ठीक।
अब ग्लूकोज 6 से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को डालने वाला एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। देखो जब भी वर्ड आया काइनेज, इसका मतलब यू आर एडिंग अ फॉस्फेट। आप किसी न किसी पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड कर रहे हो, ठीक है। अब एंजाइम को कॉमन नेम कुछ ऐसे बनाते हैं, सबसे पहले उसका सबस्ट्रेट, फिर डालते हैं कि एक्शन क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किसका ऑक्सीडेशन कराएगा, साइटोक्रोम सी का। तो बन गया साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। अब इस एंजाइम को देखो, इस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। तो क्या कराएगा, काइनेज एडिशन ऑफ फॉस्फेट कराएगा। किसके ऊपर फॉस्फेट ऐड कराएगा, हेक्सोज। हेक्सोज माने कि 6 कार्बन शुगर, उसको हम कहते हैं हेक्सोज। इसीलिए इस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे हमने फॉस्फेट ऐड करा दिया। अब फॉस्फेट कहाँ से आया, फॉस्फेट अगर ऐड करें तो देने वाला भी कोई होना चाहिए। अब देने वाला कोई और नहीं बल्कि एटीपी है ना। एटीपी जिसके पास 3 फॉस्फेट थे, उसने एक फॉस्फेट अपना दे दिया और बचा एडीपी। याद रखें कि हमारा गोल है एटीपी बनाना, और अभी हम क्या कर रहे हैं, एटीपी को खर्च कर रहे हैं, ठीक है। बट टेंशन नहीं लेना है, देखेंगे लास्ट में हम फिर भी एटीपी बना के ही निकलेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक। तो ग्लूकोज से बना लिया हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम बनाएंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर्स होते हैं बेटा। आइसोमर्स का क्या मतलब है, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होने वाले हैं। और आप बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़कर आते हो कि ग्लूकोज इज एन एल्डोज। एल्डोज बोले तो जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, इस वजह से वो शुगर है। फ्रक्टोज इज अ कीटोज, यानी उसके पास एक कीटोन ग्रुप है, इसलिए वो शुगर है। सारे कार्बोहाइड्रेट्स या तो एल्डिहाइड्स होते हैं या तो कीटोन्स होते हैं। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज में कीटोन है। क्लियर है इतना। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आपने चेंज कर लिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और एंजाइम का नाम हो गया आइसोमरेज। क्यों, क्योंकि आप आइसोमेरिक फॉर्म को चेंज कर रहे हो, इसमें कोई एनर्जी का लेन देन नहीं हुआ, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि हो क्या रहा है। अब ये मान लो घर में ऐसा, आई एम वेरी श्योर आपके साथ हुआ होगा कि कई बार आप कपड़े काट रहे होते हो या फिर पेपर काट रहे होते हो। अगर कपड़े या पेपर को काट रहे हो अकेले पकड़ के, तो काटने में थोड़ी मुश्किल होती है। बट अगर आपने एक तरफ से पकड़ लिया है कपड़े को और दूसरे तरफ से पकड़ लिया है कपड़े को और उसको स्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेच करने के बाद अगर कैंची चलाई तो बहुत ईजिली आपका काम हो जाता है, राइट। यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो, समझ सकते हो कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। क्यों, फॉस्फेट होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। अभी तक सिर्फ 6 पोजीशन में हमारे पास फॉस्फेट था। अब हमने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन पे भी लगा दिया और 6 पोजीशन पे भी लगा लिया। तो ऐसे इमेजिन आप कर लो कि आप कार्बन्स को उल्टा डायरेक्शन में खींच रहे हो पकड़ के, ऐसे इमेजिन कर सकते हो आप। अब उसको अगर मैंने तोड़ने की कोशिश की तो बड़ा आराम से टूट जाएगा, ठीक है। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, ऐसा होता नहीं है, ये बस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कभी कभी यूजफुल होता है, ठीक है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे हमने एक और फॉस्फेट लगा दिया, और ये फॉस्फेट कहाँ लगाया, फर्स्ट पोजीशन पे। तो कंपाउंड का नाम बन गया फ्रक्टोज 1,6, यानी फर्स्ट कार्बन पे और 6 कार्बन पे फॉस्फेट है। 1,6 बिस फॉस्फेट, यहाँ पे बिस नहीं लिखा हुआ बट 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 फॉस्फेट है टोटल। अब फिर से फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं। जब भी फॉस्फेट ऐड करते हैं तो एंजाइम का नाम होता है काइनेज। और फॉस्फेट किस में ऐड कर रहे हैं, ऐसा फ्रक्टोज जिसके पास फॉस्फेट ऑलरेडी से था, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज।
ठीक। अब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ने अगर फॉस्फेट ऐड करना है तो ये फॉस्फेट कहीं से तो आएगा, कहाँ से आएगा? फिर से देने वाला वही एटीपी होगा। ठीक है, अभी तक हमने एटीपी बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं किया। रैदर व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कंज्यूम्ड 2 एटीपी, 2 एटीपी उल्टा कंज्यूम कर लिया है। बट सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, हम एटीपी भी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अब इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ने जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया, इसका क्या होगा? ठीक है, अब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को हम तोड़ते हैं। अभी तक ये 6 कार्बन कंपाउंड था, 6 कार्बन थे, साफ सामने दिख रहे हैं 6 कार्बन। इस 6 कार्बन कंपाउंड को हमने तोड़ के 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बनाया। क्या क्या नाम है उस 3 कार्बन कंपाउंड का? देखो, बीच से तोड़ दिया, एक फॉस्फेट इसके पास, एक फॉस्फेट इसके पास, तो पहला मॉलिक्यूल बना ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। अगर आपको याद हो, जब आप बायोमॉलिक्यूल्स में लिपिड्स पढ़ रहे थे, लिपिड्स में हमने एक तरह का लिपिड पढ़ा था ट्राइग्लिसराइड, जिसमें ग्लिसरॉल के 3 OH ग्रुप से आप एक एक फैटी एसिड जोड़ सकते थे। यहाँ पे फैटी एसिड नहीं जोड़ा है, बस 3rd कार्बन से फॉस्फेट जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ग्लिसरल्डिहाइड सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट जिसके 3rd कार्बन पे आपने फॉस्फेट लगाया, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब दूसरा मॉलिक्यूल क्या है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यानी कहीं पे डबल बॉन्ड O ग्रुप है, 2 OH ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसीलिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ करके आपने 2 मॉलिक्यूल बना लिए, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब इस एंजाइम जो इसको तोड़ता है, जो इसको कैटालाइज कराता है, उसका नाम है एल्डोलेज। क्यों? क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड यहाँ पे एक 3 कार्बन एल्डोज शुगर है और ये रिएक्शंस कई बार रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आप एंजाइम्स को थोड़ा भूल सकते हो, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द एंजाइम्स, अब यहाँ से आप थोड़ा भूल सकते हो। ठीक, अब मेरे पास जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और एंड दिस मेक सेंस। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको एक एंजाइम और बनाना पड़ता जिससे आपके पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को यूज करने की कैपेबिलिटी आती। क्यों पंगे लेना? इससे अच्छा है सिर्फ एक एंजाइम से DHAP को कन्वर्ट करा दो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और उसी का रिएक्शन कराना। वरना आप DHAP को कन्वर्ट कराते बाकी कंपाउंड्स में और फिर जाके उसे तोड़ते। वाई टू डू दैट? आसान भाषा में ये है कि DHAP को ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो और फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को सारे रिएक्शंस को कराने दो। ठीक, अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ क्या होगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट साइटोप्लाज्म से एक और फॉस्फेट उठाता है और इसी दौरान एल्डिहाइड से ग्लिसरेट यानी एक COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे CHO ग्रुप था, अब यहाँ पे क्या है? COOH ग्रुप है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी फंक्शनल ग्रुप्स चेंज हो रहे हैं, बॉन्ड्स चेंज हो रहे हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो आप समझ सकते हो हाइड्रोजन तो आना जाना होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है कि कहाँ पे NADH बना? मोस्ट ऑफ द जगह जहाँ NADH बन रहा होगा वहाँ फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हुआ होगा। ठीक है, अब ग्लिसरल्डिहाइड CHO है और ग्लिसरेट COOH ग्रुप है, यानी कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन कहीं ना कहीं जाएगा। ठीक है, डिटेल स्ट्रक्चर में मत जाना, हालांकि डिटेल स्ट्रक्चर जानना अच्छी बात है, बट इस लेवल पे ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो जब ऐसा हुआ, जब ग्लिसरल्डिहाइड को मैंने COH में कन्वर्ट किया तो 2 हाइड्रोजन बाहर निकले। कहाँ से? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से
और फॉस्फेट को जब मैंने जोड़ा तो टोटल 2 हाइड्रोजन बाहर निकले। ठीक, अब ये 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन NAD के पास चला गया और इनके बीच में बैठ गया जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स थे जो मैंने ग्लिसरल्डिहाइड से पुल किया। आपको याद रखना चाहिए आपको कि आप अल्टीमेटली कर क्या रहे हो। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स CC बॉन्ड्स और जो CH बॉन्ड्स है उनके बीच में जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है उनको ले रहे हो। बेसिक आइडिया तो वही है ना। तो इस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लेके अब आपने NAD और एक हाइड्रोजन के बीच में घुसा दिया। बट जब भी NAD चेंजेस इनटू NADH वो एक्चुअली सबस्ट्रेट से 2 हाइड्रोजन निकालता है। इसीलिए आपकी टेक्स्ट बुक्स लिखती है NADH प्लस H प्लस, या कोई कोई टेक्स्ट बुक्स आपको NADH2 भी लिखता हुआ दिखेगी। दोनों सही है, बस अलग अलग कहानी कह रहे हैं। NADH प्लस H प्लस जब हम लिखते हैं तो हम कहना चाह रहे हैं कि NAD प्लस ने 2 हाइड्रोजन पुल किया, इन 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को अपने साथ रखा और साथ रखने के लिए बीच में एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन डाल दिया, एक हाइड्रोजन को छोड़ दिया। ठीक, जब आप NADH2 लिखते हो तो आप ये बताना चाह रहे हो कि हमने 2 हाइड्रोजन पुल किए। मतलब सेम है, काम सेम हो रहा है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो अब जो कंपाउंड मेरे पास बनकर आया है वो है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें 3 कार्बन है और उसके फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे आपने फॉस्फेट लगा दिया, दैट इज ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि एक एंजाइम है। अगर आप इसको भूल जाओ बिल्कुल भी चलेगा। ठीक है, अब 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट चेंज होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट कार्बन का जो फॉस्फेट था वो हो गया गायब। अब इस फॉस्फेट को जो गायब किया किसको दिया हमने? किसी को तो दिया होगा। जब फॉस्फेट ले रहे हैं तो किसी से ले रहे हैं, जब फॉस्फेट दे रहे हैं तो किसी को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? हम दे रहे हैं कंपाउंड को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसके पास अभी तक 2 फॉस्फेट थे। एक और फॉस्फेट लेने के बाद वो बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट आ गए। ठीक है, अभी तक हमने 2 ATP खर्च किया था, आपको याद होना चाहिए। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, 2 ATP खर्च हुए थे। और अभी आपने क्या किया? जब 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को 3-फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज किया तो एक ATP बनाया। लेकिन आप एक फंडामेंटल चीज को देखना पड़ेगा। फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपको मिलता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। आपको एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मिलता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली आपको मिला था ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, बट ये सारा का सारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट मिल गया, कन्वर्ट हो गया ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। जब ये कन्वर्जन होगा इसका मतलब सारा फॉस्फेट सारा जो कार्बन्स हैं दैट एग्जिस्ट एज 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो जो भी रिएक्शंस नीचे हो रहे हैं वो 2 बार ही हो रहे हैं। क्यों? मेरे पास 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है। तो इसीलिए जब अभी हमने NADH क्रिएट किया, हमने एक नहीं 2 NADH क्रिएट किया। जब अभी आपने एक ATP क्रिएट किया, आपने एक नहीं 2 ATP क्रिएट किया। आपने 2 खर्च किए थे और आपने 2 बना दिए, तो हिसाब बराबर। ठीक, अब आगे चलते हैं। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट टू 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये अब आपका हो गया ATP प्रोडक्शन डन। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट को आप चेंज करते हो 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक, यानी फॉस्फेट की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई कंपाउंड नहीं बनने वाला, कुछ भी मज़ेदार नहीं होने वाला है यहाँ, तो दैट इज फाइन, कोई बात नहीं। बट इस
कंडीशन में आप एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देते हो। जब टू फॉस्फो क्यों जब आपने चेंज किया पोजीशन, अब आप 2 फॉस्फोग्लिसरेट के साथ एक और रिएक्शन करते हो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाने में। जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालते हो और इस एंजाइम का नाम है इनोलेज, जो इनॉल बना रहा है। ठीक, इस रिएक्शन को भी, इस एंजाइम को भी और वाटर प्रोड्यूस्ड को भी आपको तीनों चीज़ याद रखनी पड़ेगी। सो 2 फॉस्फोग्लिसरेट, phosphate as the second carbon changes to phosphoenol pyruvate। इस प्रक्रिया में आप एक वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हो, बट क्योंकि ये रिएक्शन 2 बार होनी है तो आप 2 वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हो। ओके, फाइनली फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से अब ये फॉस्फेट भी जाएगा और बन जाएगा हमारा फाइनल कंपाउंड विच इज पायरुवेट। जब ऐसा होगा फिर से आप एडीपी से एडीपी को एक फॉस्फेट देके बना लोगे 2 एटीपी। 2 एटीपी खर्च होगा और 2 एटीपी बन जाएगा। क्लियर? तो हमने नेट 4 एटीपी बना लिए। 2 एटीपी बनाया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को पायरुवेट बनाने में, 2 एटीपी बनाया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाने में। हेंस टोटल 4 एटीपी बनाया और हमने खर्च कितना किया था? 2। इसीलिए 2 खर्च किए और 4 बनाए तो नेट हम कह सकते हैं 4 एटीपीज प्रोड्यूस्ड। अगर कंबाइंड रिएक्शन लिखें तो एक ग्लूकोज हमने खर्च किया, 2 एडीपी खर्च किया, 2 एनएडी प्लस खर्च किया, बट बनाया क्या? पायरुवेट C6H6O3, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। 4 एटीपी और 2 NADH प्लस 2H2। ठीक, अब 2 खर्च किया, 2 ADP खर्च करके हमने 4 ATP बनाया। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये क्या है कि आपने इस चीज़ को थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने लिए। देखो, हमने टोटल 2 ATP खर्च किया था और 4 ATP बनाया। ठीक, हर बार जब ATP खर्च हो रहा है तो आप अल्टीमेटली ADP बनाते हो। हर बार जब ATP बन रहा है तो आप ADP खर्च करते हो। ठीक है, अब नेट अगर आप इस इक्वेशन को लिखना चाहते हो, इफ यू वांट टू राइट द नेट इक्वेशन, तो वो आएगा यही 2 ATP कंज्यूम्ड 4 ATP प्रोड्यूस्ड। हम ADP के ट्रांजैक्शंस को दिखाते नहीं हैं। आप चाहो तो दिखा सकते हो, राइट? इफ यू वांट यू कैन शो इट, बट हम उस ट्रांजैक्शन को दिखाते नहीं हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस ADP नहीं ATP है। क्लियर? सो दैट इज वाई यहाँ ATP ही होना चाहिए, ADP नहीं होना चाहिए। ATP इज रिटन करेक्टली। ओके, बट आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप 2 ATP बना रहे हो तो 2 ADP खर्च हुए होंगे, जिसमें एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट डाल के आपने ATP में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? नाउ दिस होल रिएक्शन को हम 2 भाग में पढ़ते हैं। हम बोलते हैं जो पहला पार्ट है दैट इज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। आपने एनर्जी इन्वेस्ट की ताकि फाइनली आप ग्लूकोज को तोड़ सको। जो दूसरा फेज है दैट इज एनर्जी पे ऑफ फेज, जिसमें आप फाइनली ATP बना रहे हो। अब आपने टोटल ग्रॉस 4 ATP बनाए, बट इस 4 ATP में आपका नेट ATP प्रोडक्शन सिर्फ 2 है। क्यों? क्योंकि 2 ATP आपने ऑलरेडी खर्च कर लिए थे। और दिस इज नॉट द ओनली एनर्जी कैरियर, आपने NADH भी बनाया। सो द नेट breakdown of glycolysis is this: you get a lot of ATP and you get a lot of, not a lot, 2 ATP and you get amount of NADH2। ठीक है, अगले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कि इस पायरुवेट का क्या हो सकता है। ठीक है,
इस पायरुवेट का के आगे क्या पॉसिबिलिटीज है, फेट ऑफ पायरुवेट, तो हम समझेंगे कि फर्मेंटेशन क्या है और लिंक रिएक्शन क्या है, एंड देन विल एक्सपैंड ऑन इट। ओके, टेक केयर।